देखो पिछले वीडियो हम लोग बात किए थे कि अगर a इंटू बी हो या a डिवाइडेड बाई बी हो, अगर इस तरह की कोई क्वांटिटी है या कोई मल्टीपल क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी है ऐसे और बहुत सारी क्वांटिटीज जिनका मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ है, तो ऐसे केस में हम लोग ना रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है। जबकि प्लस या माइनस के केस में हम लोग एब्सोल्यूट एरर केस कैलकुलेट करते हैं, ठीक, एब्सोल्यूट एरर। तो पिछले वीडियो हम लोग यहां तक बात कर चुके हैं। अब देखो हम इसके आगे बात चला रहे हैं, अब सुनना ध्यान से। जैसे इस पे हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ना हम लोगों को दिया नहीं जाएगा, तुम्हें अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि कब हम लोग रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं और कब एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी क्वांटिटी पूछी गई है, ठीक। सुनो देखो ध्यान से। जैसे क्वेश्चन, इफ स्मॉल l इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड b इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो ये है। अब हम लोगों से दो क्वांटिटी पूछी जा रही है। पहली क्वांटिटी के भाई इसका बताना है कि पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है, पेरीमीटर ये पूछा जा रहा है। और सेकंड हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। और एरर के साथ बताना है, विथ लिमिट्स ऑफ एरर। वीडियो रोक लो 5 मिनट के लिए और क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो। कर लिए हैं क्या ट्राई? देखना सुनना ध्यान से। जैसे अगर हम यहां बात करें भाई पेरीमीटर और एरिया, इससे करेस्पॉन्डिंग चलते हैं, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये गिवन है हम लोगों को कि ये एक रेक्टेंगल के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं। तो बताना है कि पहले पेरीमीटर में कितना एरर होगा लिमिट ऑफ एरर के साथ, और एरिया बताना, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई। जैसे भाई अगर हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं तो पेरीमीटर होगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी होगा कि नहीं। तो हम पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ l कितना है 10, b कितना है 5, मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं, ठीक है। ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एरर पे। अब देखो फॉर्मूले पे फोकस करो। देखो ये फॉर्मूला a प्लस बी टाइप है कि नहीं। तो जब हम लोग एरर लिख रहे होंगे ना, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l प्लस ऑफ डेल्टा b आ जाएगा। देखो इस केस में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l कितना है 0.1, डेल्टा b कितना है 0.1, तो 0.2 2 से मल्टीप्लाई 0.4 सेंटीमीटर आ रहा है क्या। तो अगर हम पेरीमीटर को लिमिट ऑफ एरर के साथ लिखें तो वो आ जाएगा कितना 30 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, ये आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, ये इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मान लो कि भाई अब इसी क्वेश्चन में हम लोगों से एरिया की बात की जाए कि भाई बताओ अब एरिया कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि भाई रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अब हम सेकंड वाले पार्ट के करेस्पॉन्डिंग चले तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम लोग एक्चुअल वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई लेंथ कितना था, लेंथ था 10, ब्रेड्थ कितना है 5, मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं। अब देखो एरर पे बात करते हैं। अब भाई जब हम लोग को निकालेंगे तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं। जब ये मल्टीप्लाई हुआ है तो अब अगर हम लोग एरर लिखेंगे इसका, तो हम लोगों को कौन सा निकालना पड़ेगा, इसका रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई के लिए तो हम लोग को फॉर्मूला पता था कि भाई फॉर्मूला क्या था, डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b, क्योंकि a इंटू बी जब था तो डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी आया था कि नहीं। वैसी कहानी है। अच्छा भाई ये कितना है 0.1 अपॉन l कितना है 10, यहाँ कितना है 0.1 अपॉन कितना है 5, ठीक है। तो यहां से डेल्टा a इक्वल, अब इधर एरिया का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5, तो यहाँ आ जाएगा 0.5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 50 का तो 10, तो ये आ जाएगा 1, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग एरिया को उसके लिमिट्स ऑफ एरर के साथ लिखें तो ये आ जाएगा 50 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन में हम लोग रिलेटिव एरर भी कैलकुलेट कर लिए हैं और एब्सोल्यूट एरर भी कैलकुलेट किए। तो कब क्या जरूरत पड़ेगा ये उसके हिसाब से है। क्वेश्चन देख के हम कभी नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि क्या पूछा जा रहा है। अगर फॉर्मूले में प्लस या माइनस वाला है तब तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, डायरेक्ट डेल्टा डेल्टा लगा लेंगे उसी फॉर्मूले में। और अगर कभी भी मल्टीप्लाई है तो हम लोग रिलेटिव एरर निकालेंगे और वो फॉर्मूला लगाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या, तो ये अच्छे से समझ के रखना हम लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, देखना
अब हम लोग आते हैं किस पर, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक ही फॉर्मूले में प्लस भी मिल जाए, मल्टीप्लाई भी मिल जाए, माइनस भी मिल जाए, डिवीजन भी मिल जाए, प्लस भी मिल जाए, डिवीजन भी मिल जाए, माइनस भी मिल जाए, मल्टीप्लिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, तो अब देखो किस तरह से करेंगे, जैसे एक एक एग्जांपल हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल कि भाई अगर हम लोग मान लेते कोई क्वांटिटी है हमारे पास, वो लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस ऑफ सी टाइम्स डी। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पे ए बी सी डी सब एक फिजिकल क्वांटिटीज है सर, तो बोले सर ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या किया जाए, यहाँ तो प्लस भी दिख रहा है, इनटू भी दिख रहा है, तो क्या किया जाएगा, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ना तुम ये खोजो कि कौन प्रॉब्लम कर रहा है। तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है बताओ, सी इंटू डी कर रहा है कि नहीं। तो प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको हम लोग कुछ मानेंगे, एज्यूम समथिंग। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा उसको हम लोग कुछ मान लेंगे, एज्यूम। ठीक है, तो हम लोग इस सी इंटू डी को कुछ मान लेते हैं, लेट से वाई, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, सी इंटू डी। तो अब देखो एक्स क्या बना, एक्स बन गया ए प्लस बी माइनस ऑफ सी बना कि नहीं, माइनस ऑफ वाई बना कि नहीं, क्योंकि हम लोग उसको वाई मान लिए हैं। अच्छा, अब अगर हम बोले कि चलो एक्स का एरर लिखेंगे, तो ये तो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला है, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में बस डेल्टा लगा के लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज ख्याल रखनी होती थी कि जहां माइनस है वहां पे प्लस आ जाता था। क्यों, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक बोले सर, ठीक है। अच्छा, अब ये भाई मैक्सिमम पॉसिबल एरर हुआ, अब यहाँ वाई पे आ जाओ। अब अगर हम यहाँ से लिखें कि बताओ ये डेल्टा वाई अपॉन वाई जो है वो डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा कि नहीं। बोले सर ये कहां से आ रहा है, तो तुम देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो बताओ हम लोग को यहाँ तो डेल्टा वाई, क्योंकि क्वेश्चन में तो वाई था ही नहीं ना, तो इस डेल्टा वाई को हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दो, अगर हम बोले यहाँ से डेल्टा वाई के बारे में, तो मल्टीप्लाई कर दो इस वाई का। वाई था कितना, सी इंटू डी, तो सी सी कट गया तो कितना आ गया, डी टाइम्स डेल्टा सी प्लस सी डी का मल्टीप्लाई के डी डी कट गया तो सी टाइम्स डेल्टा डी आ गया कि नहीं। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो फाइनली जो डेल्टा एक्स होगा वो आ जाएगा डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा बी प्लस ऑफ डी डेल्टा सी प्लस सी डेल्टा डी। ये बात समझ में आ रही है, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, आंसर यही आ जाएगा। तो जब भी कोई भी ऐसा जब भी आएगा ना, तो याद रखना कि जो भी प्रॉब्लम कर रहा होगा उसको कुछ मान लेंगे, अलग से उसका एरर निकाल देंगे और वापस पहले वाले में पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो इसको। देखो अब हम एक सिमिलर तरीके से दे रहे हैं, तुमको ध्यान से सोचना है, उसको कोशिश करना। तो एक बार जैसे हम एक इजी सा दे रहे हैं, तुमको कोशिश करो। मान लो कि लिखा हुआ है x इक्वल a प्लस ऑफ b इंटू सी है, मान लो। चलो ये सिंपल सा कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू सी। चलो इसको ट्राई करो, तो वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए, उसको ट्राई कर लो फटाफट। डेल्टा x बताना है कि भाई x में एरर कितना होगा। देखो जैसे तुम्हारे दिमाग में ये नहीं ना आ रहा है कि सर ये डेल्टा x से क्यों बार बार निकाल रहा है। देखो अगर a b और c में एरर दिया होता और वैल्यू दिया होता, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दे कि भाई ये है a की वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.1, b की वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.2, c की वैल्यू 5 प्लस माइनस 0.1। तो देखो x तो डायरेक्ट निकल जाएगा भाई, a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख दो। मेन हमेशा खेल किसका रहेगा, डेल्टा एक्स का। इसीलिए ना ऐसे सारे एग्जांपल्स में मिक्स्ड वाले कॉम्बिनेशन में हम लोगों को केवल डेल्टा एक्स सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूला पता होगा तब तो एब्सोल्यूट जो एग्जैक्ट वैल्यू है एक्स की वो तो हम 10, 2 और 5 रख के निकाल ही लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे जो खेल खेल रहे हैं वो केवल एरर का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लिए हैं क्या, देखना सुनना, बहुत आसान सा है भाई, दिमाग लगाते हैं एक बार। जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको कुछ एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे एज्यूम किसको कर लेंगे, b इंटू सी को कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, x इक्वल a प्लस वाई बन जाएगा। तो हम बोले चलो डेल्टा x लिखो, तो क्या लिखोगे, डेल्टा a प्लस ऑफ डेल्टा वाई। बोले यहाँ पे क्या था, यहाँ था y इक्वल b इंटू सी। फिर कोशिश करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल डेल्टा b अपॉन बी प्लस ऑफ डेल्टा c अपॉन सी। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से जो डेल्टा y होगा इक्वल y क्या है, b इंटू सी, तो b कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा c डेल्टा b प्लस ऑफ b इंटू सी, सी कट गया तो b टाइम्स डेल्टा c। ये आ रही है क्या बात। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से जो डेल्टा x आएगा वो आ जाएगा डेल्टा a प्लस ऑफ c टाइम्स डेल्टा b प्लस ऑफ b टाइम्स डेल्टा c। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई, देखना सुनना ध्यान से। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, अब उसको करने की कोशिश करो।
देखो जैसे मान लो थर्ड एग्जांपल लिखा हुआ है x इक्वल a इंटू बी अपॉन a माइनस बी। अब इसमें सोचो, अब यहां कौन प्रॉब्लम करा? 2 मिनट ले वीडियो रोक लो, ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई? देखना सुनना, जो प्रॉब्लम करा उसको कुछ एज्यूम करेंगे। भाई देखो यहाँ ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे डिवाइड में समथिंग का माइनस है, तो देखो x इक्वल a इंटू बी अपॉन वाई, हम a माइनस बी को कुछ y वगैरह मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग रिलेटिव लिख सकते हैं एकदम आराम से। क्या लिखेंगे बताओ? डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। इधर ऊपर ले जा रहे हैं इसको, तो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए प्लस कर लेंगे, तो प्लस ऑफ डेल्टा y अपॉन वाई। अब इस पे ध्यान दो भाई, यहाँ तो एब्सोल्यूट इधर लिख लेंगे, डेल्टा y इक्वल क्या आ जाएगा? डेल्टा a प्लस ऑफ डेल्टा b, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल इधर कैलकुलेट करना है। अब ये डेल्टा y वापस यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। डेल्टा y की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा y कितना है? डेल्टा a प्लस ऑफ डेल्टा b अपॉन y है कितना? y है a माइनस b। बात समझ में आ रही है? देखो इधर जाके हम लोग x का मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम लोगों को डेल्टा x मिल जाएगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से हो जाएगा, नोट कर लो इसको। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस किए वो किस पर बेस्ड कर लिए? ये हम लोग बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। यहाँ तक बोले सर अब तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अब देखो, अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बाद ना कुछ एक पावर वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। देखना, एरर इन केस ऑफ, या फिर ऐसे लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ फॉर्मूला। मान लो कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उस केस में एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, जैसे पहले हम तुमको ना एक्चुअल मेथड बताएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मेथड में 2 टफ सी बातें, 2 नई सी बातें। पहली कौन सी बात है? पहली बात है लॉग की, ठीक है। दूसरी बात है किसकी? डिफरेंशिएशन की, ठीक। देखो अगर तुम लॉग और डिफरेंशिएशन जान रहे होते तब तो एक्चुअल मेथड तुम्हें समझ में आ जाएगा तुरंत। लेकिन अभी हम लोग अगर 11th में है तो हम लोगों को ये चीज तो नहीं पता है, अभी नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो हम लोग इसी एक्चुअल मेथड को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे ट्रिक में। 4 5 6 7 8 10 12 25 बार करेंगे इस चीज को, तो हम लोग एक्चुअल मेथड से कहीं ज्यादा कन्वीनियंट किसको पा जाएंगे? ट्रिक को। तो हमेशा किसको अप्लाई करेंगे? इसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले घबराना नहीं है, लॉग से कैसे डिफरेंशिएशन से लेके आ रहे हैं, सब जुगाड़ विगाड़ लगाएंगे। लेकिन एट द एंड जो यूज करना है वो क्या है? ट्रिक, ठीक है। तो फाइनली ट्रिक पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो सुनना, अब देखो अब हम लोग को एक्चुअल मेथड के लिए क्या जानना है? पहले एक्चुअल मेथड के लिए हम लोग को अप्लाई करना है लॉग, ठीक है। टू अप्लाई लॉग, तो हम लोग कुछ ना प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। उस हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अभी ये चालू नहीं हुआ है, अभी हम इसको समझाने के लिए तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग समझा रहे हैं। देखो कुछ कुछ बातें हैं वो तुम्हें समझ के अच्छे से चलनी है, वो कई बार हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सुनना, वैसे तो हल्का फुल्का बात कर चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन के टाइम पे, लेकिन अभी यहाँ दोबारा बात करेंगे। देखो जैसे हम बोले कि भाई अगर मान लो कभी भी लिखा हुआ मिल गया तुमको, क्या पहले लॉग है क्या? लॉग ना एक तरह का ऑपरेटर है, इससे ना बहुत बड़ा बड़ा जो कैलकुलेशन होता है बहुत आसान हो गया। जैसे अगर मैं तुमसे पूछे कि 100 की पावर 1000 की वैल्यू बतानी है, तो ये टफ था, लेकिन लॉग ऑपरेटर्स के थ्रू इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो लॉग बहुत बड़े कैलकुलेशन को बहुत आसान करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब लिखते पढ़ते कैसे उसके बारे में समझते हैं। लॉग मान लो लिखा हुआ है ABC ऐसे, ठीक है, ABC ऐसे लिखा हुआ है। देखो पहले ये B क्या है? ये B वो है जिसका लॉग लिया जा रहा है। ये A क्या है? ये A को हम लोग बेस बोलते हैं। ये C क्या है? C को हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। लॉग A बेस B टू द पावर C ऐसे बोलते हैं, ठीक है। या लॉग ऑफ B पावर C बेस A ऐसे करके बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तुम्हें ख्याल रखना है। अगर कभी सर जैसे मालूम बोले कि लॉग 10 बेस 2 टू द पावर 5, ठीक है, तो 10 बेस है, 2 का लॉग लिया गया है और 2 की पावर 5 है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि तुम ऐसे कर सकते हो।
ये गलत है, ठीक है। ये पावर किसके है, ये पावर 2 पे है केवल, ये पूरे लॉग पर पावर नहीं है, ठीक है। बेसिक बात। चलो इसी को हम लोग पहला पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो कभी भी लिखा हुआ है लॉग समथिंग x, तो समझ के चलना है कि उसका बेस 10 था। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कभी भी ln x लिखा हुआ है ln x, तो इसका मतलब समझ के चलना है कि वो log e बेस x है, ठीक है। तो अगर कभी log x लिखा है तो समझ लो 10 बेस है, अगर कभी भी ln x लिखा है मतलब समझ लो e बेस है उसका, ठीक है। चलो फोर्थ पे आते हैं भाई। अगर मान लो कभी भी लिखा हुआ मिल गया तुमको log x टू द पावर y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y log x। अगर मान लो कभी भी मिला लिखा एकदम सिमिलर तरीके से वो भी कि log ln x y, तो इसको हम लोग y ln x भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर तरीके की चीजें हैं दोनों, ठीक है। अच्छा देखते जाओ, ये सब बातें तुमको याद रखनी अच्छे से, कई जगह में इसको फटाफट फटाफट यूज कर लेंगे। तो सुनना, देखो 6th पॉइंट देखो भाई, मान लो अगर लिखा हुआ है log a बेस b टू द पावर c, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं c log a बेस और b, ठीक है। अच्छा मतलब जो पावर है उसको हम लोग क्या बना लेते हैं कोफिशिएंट, याद रखना है जो पावर होता है वो कोफिशिएंट बन सकता है, ठीक है। 7th देखो, मान लो लिखा हुआ है log a बेस b, तो देखो अगर मान लो तुमको बेस पसंद नहीं आया कि सर मजा नहीं आ रहा है log बेस में उसके, तुम उसका बेस बदल सकते हो, log ऑफ b नीचे लिख सकते हैं log ऑफ a। अच्छा जो हम log लिख रहे हैं ना वहां ln करके भी सेम ही चीजें बनेंगी सब, ठीक है। अच्छा तो तुम देखो जो बेस में था उसको भी नीचे log के साथ लिख लिए, तो यहाँ क्या कोई बेस नहीं है क्या, तो बोले है, तो क्या बेस रखेंगे, तो बोलेंगे कि एनी नंबर एनी नंबर विच यू लाइक, कोई भी नंबर रख सकते हैं जो हमको पसंद आए, ठीक है। एनी नंबर विच यू लाइक और विच इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, जो चाहिए होगा क्वेश्चन में वो यूज कर लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, कई बार ये सब तुमको क्वेश्चन करने समझ में आएगा। बस इतना समझ लो कि यहाँ पे तुम जो चाहे वो नंबर सकते हो, एनी नंबर विच यू लाइक और विच इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। कोई मान लो ऐसा है कि जिससे तुमको क्वेश्चन में 10 ही लाना है तो तुम 10 लिख लो। मान लो किसी क्वेश्चन को जवाब चाहिए 5, फिर 5 से आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो जो तुम्हें ठीक लगेगा, जो तुमको सही से कन्वीनियंट हो जाए क्वेश्चन के लिए, आसान हो जाए सॉल्व करना, उसको लिख लेंगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। अच्छा और आते हैं भाई, अगर मान लो कभी भी लिखा हुआ है log a इंटू बी, ठीक है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं क्या log a प्लस ऑफ log b, ठीक है। इंटू है तो प्लस में आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर मान लो लिखा हुआ है log a अपॉन b, तो इसका हो जाता है log a माइनस log b, ठीक। अच्छा लेकिन अच्छा क्या नहीं करना है वो भी सुन लो। अगर मान लो लिखा हुआ है log a प्लस बी, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम लोग इसको log a प्लस log b लिख लेंगे, ठीक है। तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, इसलिए हम कटपुट कर दिए इसको, ठीक है। कटपुट हो गया ये, तो ये नहीं लिख सकते हैं। अच्छा सिमिलर तरीके से तुमको समझ में आना चाहिए भाई कि अगर मान लो कभी भी इस तरह से लिखा हुआ है कि log a, यहां तो क्या लिखे थे प्लस, तो प्लस कैसे नहीं कि अलग अलग लॉग को ऑपरेट कर लो, और ऐसे सिमिलरली अगर मान लो माइनस लिखा है तो वो माइनस भी गलत है, ठीक है। तो दोनों रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक। अच्छा अब देखो भाई एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनटू से प्लस बना सकते हैं, डिवीजन से माइनस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर मान लो कभी भी लिखा हुआ है समथिंग ln x का मतलब क्या अभी हम सिखाएं बताओ, इसका मतलब कि उसका ई बेस होगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर इसको हम कभी बेस चेंज करना होगा ना 10 बेस में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो देख लो अच्छे से कि अगर कभी भी ln x लिखा हुआ है तो e बेस x होगा, और e बेस x को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 10 बेस में 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जनरली ये याद दिया रहेगा, जैसे जनरली क्या होगा क्वेश्चंस में ये दिया गया रहेगा और ये पूछा जाएगा, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये सब तुमको 12th में भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एग्जाम्पल जैसे तुमको 2-3 चीजें याद रखनी, जैसे log 10 बेस 2 अगर है तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010, log 10 बेस 3 की वैल्यू होती है 0.4
771। log 10 बेस 5 की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है। जैसे अब मान लो ये सब तुमको तो याद ही रखना, ठीक है, तो ये तो रिमेंबर करना एकदम अच्छे से, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब याद रखना है। लेकिन अगर हम तुमसे मान लो बोले कि चलो ये बताओ कि ln2 कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर 2.303 में मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, log 2 से। तो log 2 लिखा है तो समझ जाएंगे भाई 10 बेस ही है, और log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी थी, 0.3010, तो 0.3010 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 0.69 के आसपास, ठीक है। ये भी ऐसे ही कुछ अप्रॉक्स ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.7 बोल देते हैं, ठीक। तो ये ऐसी कहानी है, तो तुम्हें ये समझ रखना, ये याद रखना है, और ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो इस तरीके से कहानी नोट कर लो इसको सब कुछ अच्छे से, देखना आप भाई। एक आध और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर कभी भी लिखा हुआ है लॉग, जो बेस है उसी का लॉग ले लें, या ऐसे भी लिख सकते हैं ln x, ऐसे ये भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें वही है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितना जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो देखो, अब जो जो जैसे जैसे यूज में आता जाएगा ना, वो हम लोग अलग अलग तरीके से उसको पता करेंगे। जैसे मान लो कभी बोले कि चलो ये बताओ कि ln 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ln 3 स्क्वायर, पावर आगे कर सकते हैं तो 2 ln 3। अब ln 3 की वैल्यू इस वाले में 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ रख देंगे 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम तुमसे पूछे बताओ ln 10 कितना होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ln 2 into 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln 2 प्लस ln 5। अब यहाँ से ln 2 और ln 5 निकालेंगे और यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये सब नोट कर लो अच्छे से। देखो अब भाई इतना तुमको ऑर्डरली इसलिए बता दिए सब कुछ ना, क्योंकि ये फिर से आएगा, फिर से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग हल्का फुल्का यूज करेंगे, बस उतना ही तुम्हारे काम का है। तो देखो ध्यान से सुन लो कि अब क्या यूज करने वाले हैं। अच्छा, एक और नाम हम लिए थे, वो नाम था किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। डिफरेंशिएशन ना, अभी तुम बस इतना समझ लो कि इस टर्म को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान मत हो। आज ये चैप्टर जैसे इधर खत्म होगा ना, नेक्स्ट टर्म से हम बेसिक मैथ्स चालू करेंगे, तो वहां तुमको ये सब कुछ अच्छे प्रॉपर डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। बस अभी इतना समझ लो कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी फंक्शन है। जैसे मान लो यहाँ बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, हम यहाँ लिख दिया y, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y है, किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। बस इतना समझ लो। फिर से देखो, जैसे इसको पढ़ो, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ, इसको पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ln x का, किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। कितना आएगा, 1/x आएगा, रट लो। यहां तक सब कुछ सही है क्या। अच्छा, एक और चीज आ सकती है जरूरत में, वो भी देख लो। अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करना होगा x टू दी पावर n का, देखो ये क्या पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या तरीका है इसको याद रखने का, कि पावर आगे कर लेते हैं और एक पावर कम कर लेते हैं, तो n x टू दी पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। पावर आगे, एक पावर कम। इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल जैसे हम बोले कि चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं x स्क्वायर को, तो कितना आएगा, ये 2x आ जाएगा। हम बोले ऐसा करते हैं भाई कि डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x का, तो देखना, देखो इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर लेके जाओ, x की पावर क्या हो गया, -1, तो d/dx ऑफ x टू द पावर -1। क्या करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, तो पावर आगे कितना आएगा, देखो क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। पावर आगे मतलब -1 यहाँ पे, और एक पावर कम मतलब -1 तो पहले से था, -1 और, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ x की पावर -2, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/x²। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। तो ये ऐसे है, ठीक। अच्छा, एक लास्ट बात कि अगर कभी भी हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है किसी भी कांस्टेंट नंबर का, तो वो डिफरेंशिएशन 0 आता है। जैसे कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ,
कांस्टेंट का मतलब कि कभी भी, जैसे 2, 5, 7, 9, 10, +10, -10, कुछ भी जितने भी कांस्टेंट नंबर उन सबका डिफरेंशिएशन 0। जैसे sin 30, पाई, 2 पाई, 4 पाई, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसको डिफरेंशिएट किए तो 0। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n, x टू द पावर n-1। अभी बस इतना समझ लो डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि अभी हम जो तुमको समझाने जा रहे हैं ना उसमें इन सब का यूज पड़ सकता है। डरेंगे? फिर से हम बात बता रहे हैं भाई, लॉग फिर से पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर तक, तो एकदम परेशान नहीं होना है। अभी जो हम तुमको प्रूफ बताने जा रहे हैं ना वो जरूरी है, उसमें इसका यूज पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, चलो देखना सुनना आगे भाई। जैसे अब देखो तुमको हम एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कि किस तरीके से इस चीजों को करना है। ठीक है, मान लो अब हम लोग आ रहे हैं किसी फॉर्मूले के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, फॉर्मूला हम एक एग्जांपल प्रॉपर डिटेल में समझा रहे हैं, फिर हम लोग स्टेप लिखेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, मान लो कि कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है कि भाई डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है s = ½ of gt²। ठीक है, देखो तुम इस चीज को एकदम अच्छे से समझ लो। ठीक है, हम तुम्हें बताएं ना कि ये पहले तुमको पूरा मेथड बताएंगे, वो तुमको भले ही लेंथी लग सकता है, लेकिन जो लास्ट में ट्रिक बताएंगे या जो इससे रिजल्ट आएगा ना वो याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, तरीका हम लोग ना कुछ मेथड फॉलो करेंगे, मेथड, ताकि हम लोग ऐसे का सॉल्व कर सके। मेथड 1 क्या है? टेक लॉग बोथ साइड, या टेक ln, ऐसे कर लेते हैं, टेक ln बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, अच्छा ln s = ln ½ gt²। सॉल्व या सिंप्लीफाई लिख लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ln कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो वैसे ही रहेगा भाई, ये तो ln ऐसे ही चल रहा है। अब देखो जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम लोग अलग अलग प्लस ले सकते हैं कि नहीं, तो ln½ + ln g + ln t² लिख सकते हैं इसे। और जो पावर होता है उसको तो हम लोग कोफिशिएंट बना सकते हैं, तो देखो ये ln t² है ना, तो पावर क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट बन गया, बोले से ठीक है। अब देखो थर्ड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल विच इज नॉट अवेलेबल इन इक्वेशन। देखो यहां यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना जो उस इक्वेशन में नहीं हो। जैसे तुम देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हम लोग का 9th में हम लोग इक्वेशन पढ़े हुए हैं, ये s = ut + ½ gt² टाइप से ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम। ऐसा करते हैं ना, इसको कोई और अपने मन से वेरिएबल सोचो, जैसे टेम्परेचर। ठीक है, वो ना एक्चुअली में लास्ट में कट जाएगा, तो कोई भी वेरिएबल लेके आओ आंसर सेम आएगा, बस कंडीशन ये कि उस इक्वेशन में ना हो वो। तो d/d थीटा, क्योंकि टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंदर क्या है ln s इक्वल d/d थीटा, फिर ये पूरा ln 1/2 ln g lg हो गया, ओहो सॉरी, ln g + 2 ln t। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े भाई। अब ध्यान देना, अगर हम इसको डिफरेंशिएट किए, अब देखो कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई, ln s का डिफरेंशिएशन क्या था? ln s का था 1/s, अंदर क्या बचेगा? ds/d थीटा। ठीक है, ये बचा रहेगा क्योंकि यहाँ पे कहीं भी टेम्परेचर नहीं है। ये कांस्टेंट, क्योंकि ln 1/2 तो एक फिक्स नंबर होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ln g, अब ये देखो अगर ये वेरिएबल है तब तो ठीक, जैसे g ना, कभी कभी अगर मान लो g को, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि बात कि अगर हम अर्थ के करेस्पॉन्डिंग चले तो g की वैल्यू इक्वेटर से पोल और पोल से इक्वेटर के करेस्पॉन्डिंग वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि g भी वैरी कर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे इसको 1/g
डी जी अपॉन डी थीटा प्लस 2 तो बाहर है ही, एल एन टी का डिफरेंशिएशन तो भाई 1 अपॉन टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो डिफरेंशिएट कर लिए, देखो डी थीटा कट जाएगा, तो यहां से डी एस अपॉन एस इक्वल डी जी बाई जी प्लस 2 डी टी बाई टी आ गया कि नहीं? ठीक है। अब देखो फोर्थ है, रिप्लेस डी बाई डेल्टा। ठीक है, जो डी है उसको डेल्टा से रिप्लेस कर दो। तो अगर हम लोग इस डी को, स्मॉल डी को डेल्टा से रिप्लेस कर दे तो देखना क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा जी अपॉन जी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। देखो ये हो गया कि नहीं? तो देखो ये आ गया हम लोग का फॉर्मूला। देखो ये हम लोग के एरर का फॉर्मूला आ गया एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर में। ठीक है, देखो हम तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो ये तुमको थोड़ा लेंदी लग रहा है कि नहीं? अब हम तुमको तरीका सिखाएंगे कि जैसे तुम फॉर्मूला देख के डायरेक्ट ये चीज लिख पाओगे। ठीक है, अब उस पर बात करते हैं। ये हो गया उसका एक्चुअल मेथड कि कहां से आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट किसकी बात करेंगे? ट्रिक की बात करते हैं। देखना सुनना। अब देखो जो तरीका है ना उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखना सुनना भाई, क्या फॉर्मूला था हम लोग का? एस इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर था कि नहीं था? तो देखो क्या फॉर्मूला मिला हम लोग को, डेल्टा एस अपॉन एस इक्वल, देखो जो कांस्टेंट उसको गायब कर दिए थे, फिर आया डेल्टा जी अपॉन जी प्लस ऑफ 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। यही तो आया। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि जो कांस्टेंट है ना वो लिखो ही मत एरर के केस में, जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई बना लेंगे, जो इनटू में वो प्लस में बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है, जैसे हम बोले काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम बोले कि चलो लिखो, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा के अपॉन के इक्वल, कांस्टेंट का गायब, डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी। जैसे हम बोले काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2 है। ये भी होता है क्या? बोले हाँ सर ये होता है। अच्छा, अब देखो अगर हम इसका लिखेंगे तो यह आ जाएगा डेल्टा के अपॉन के इक्वल, देखो अब बात करें पी स्क्वायर, क्या रहेगा? 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी। इस कांस्टेंट का कुछ लिखेंगे ना, 2 गायब, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिख रहे हैं तो फिर से प्लस हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम। जो हम लोग पढ़ के आए ना वो सब भी है। जैसे तुम याद करो एक्स इक्वल ए इंटू बी होता था कि नहीं? तो याद करो इसका क्या आया था? डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी हुआ था कि नहीं? देखो वही चीज है। जैसे एक्स इक्वल जब ए बाई बी था तो भी उसका ऐसा ही कुछ आया था क्या? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस और डेल्टा बी बाई बी। तो देखो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो जब भी तुमको कभी फॉर्मूला मिल रहा हो ना तो याद रखना कि कांस्टेंट को गायब कर देंगे, कांस्टेंट को कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमसे, जो पावर होगा उसको कोफिशिएंट बना लेंगे और बस इसी तरीके से डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर प्लस मैथ्स, तो प्लस मैथ्स तो पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, जैसे एक आध और एग्जांपल देखते हैं। मान लो समथिंग कोई जेड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर सी अपॉन 3 डी की पावर 1/2 ई की पावर 5, ऐसे कुछ लिखा है। ठीक है, तो देखना या मान लो यहाँ 2 भी लिखा हुआ है। तो देखो अगर हम लिखें डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल 2/3 का कोई मतलब ही नहीं है, डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स जो पावर उसको कोफिशिएंट डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस जो पावर उसको कोफिशिएंट 1/2 डेल्टा डी बाई डी प्लस जो पावर ऑफ कोफिशिएंट डेल्टा ई बाई ई। ठीक है, माइनस लिखेंगे नहीं क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल केस में हर जगह प्लस आता है, और बस लिखते जाएंगे, कांस्टेंट छोड़ देंगे। ठीक है, एक आधा और देख लो। जैसे मान लो लिखा हुआ है जेड इक्वल्स टू 5 a टू द पावर 1/2 रूट सी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे लिखा है, या 5 या 2b स्क्वायर ऐसे लिखा है। तो क्या लिखेंगे भाई? बोलेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल 5/2 का कुछ आएगा ही नहीं, पावर को कोफिशिएंट डेल्टा ए बाई ए। यहाँ पावर पे ध्यान दो, इसकी पावर कितना है? 3, और रूट का मतलब कितनी पावर होता है? 1/2। तो क्या आ जाएगा? 3/2 पूरी पावर हो गया कि नहीं? फिर क्या आएगा? डेल्टा सी बाई सी और प्लस ऑफ 2 को गायब कर देंगे तो यहाँ पे केवल इस स्क्वायर का 2 बचेगा, यहाँ पे 2 डेल्टा बी बाई बी। देखो ये आंसर आ गया। ठीक, अब बात ये आती है
कि अगर सर परसेंटेज एरर इसमें पूछा गया तो परसेंटेज एरर पूछा जाएगा तो बस 100 से हर तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे मान लो बोले कि इसमें इसी केस में मान लो हमसे पूछा गया कि भाई चलो बताओ परसेंटेज एरर कितना होगा, तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100%। ये यही वाला जो ये है ना, ये पूरा सेक्शन ये जेड में परसेंटेज चेंज बन जाएगा 1/2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये ए में परसेंटेज चेंज बन जाएगा प्लस 3/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। तो ये सी में परसेंटेज चेंज प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो ये बी में परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो यहां तक की बात क्लियर हो रही है क्या? तो तुमको ये समझ रखना है कि चाहे आप किसी भी तरीके का फॉर्मूला है तो तुमको एरर निकालने बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अब हम तुमको एक आध दो एग्जांपल करा रहे हैं उस पर बेस्ड, अब ध्यान से देखो उसको और ट्राई करेंगे, देखना सुनना। क्वेश्चन है इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम top of a tower, then find displacement with limit of error with limits of error if g equals to 10 plus minus 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। चलो वीडियो रोक लो 5 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिया क्या ट्राई? देखना सुनना भाई, इसके हम सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चले तो तुम देखो बॉडी को रिलीज किया है ना, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर टाइप्स लगेगा भाई। यू टी वाला पोर्शन जीरो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो पहले हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। हाफ g की वैल्यू 10 t स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और यहां से कट पिट कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 2000 मीटर आ रहा है क्या आई थिंक। अब चलो हम लोग आते हैं किस पर, एरर पर। अब देखना ध्यान से भाई, ये फॉर्मूला है देखो, डेल्टा s बाई एस, हाफ का तो कुछ होगा ही नहीं, डेल्टा g बाई जी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, यही तो होगा। अब देखो डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा जी कितना है 0.1, जी कितना है 10 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना है 0.1 और टी कितना है 20, डिवाइड कर लेंगे तो 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01 प्लस 0.01 मतलब 0.02। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई है डेल्टा एस अपॉन एस की वैल्यू। देखो अब अगर हम लोग यहां से देखें तो डेल्टा एस इक्वल क्या आ जाएगा 0.02 इंटू एस की वैल्यू, भाई एस कितना है 2000, तो एस 2000, तो देखना 0 0 कैंसिल, यहां से अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर ले तो ये कितना आ रहा है बताओ, तो ये वैल्यू आ रहा है 40 मीटर आ रहा है क्या। तो अगर हम लोग यहां से लिखे लिमिट ऑफ एरर के साथ एस प्लस माइनस डेल्टा एस, तो आ जाएगा 2000 प्लस माइनस 40 मीटर, ये हो जाएगा। नोट कर लो इसको अच्छे से। अब देखना भाई, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। से मान लो लिखा हुआ है कि इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया विथ लिमिट्स ऑफ एरर। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग भाई। अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए और ट्राई कर लो। तो कर लिए क्या ट्राई? देखना सुनना ध्यान से भाई। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया करेस्पॉन्डिंग चले तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ध्यान दे तो 4 पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। पाई होगा कितना? पाई होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 3.5, इसको हम लोग 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 7 7 2 2, ये इससे कैंसिल। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो ये पूरा पूरा कैंसिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले तो कितना जाएगा 154, क्या
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इसकी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब हम लोग एरर की बात कर लेते हैं भाई, देखना सुनना। अब अगर हम लोग एरर कैलकुलेट करें तो फिर हम लोग फॉर्मूले पर ही जाएंगे। अब फॉर्मूले में देखना ध्यान से, जो कांस्टेंट उसको लिख लेंगे ही नहीं, देखो, और पावर को कोफिशिएंट बना लेंगे। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, देखो जो कांस्टेंट है वो गायब, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर आएगा कि नहीं, तो देखो, तो 2, अब डेल्टा आर बाई आर लिखे अगर हम लोग, तो कितना एरर दिए थे हम, 0.1। आर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी, आर की एग्जैक्ट वैल्यू 3.5, ठीक है क्या यहाँ तक। अच्छा, तो यहां से अगर हम डेल्टा ए लिखे तो इधर एरिया का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया कितना आ गया बताओ, 154। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो ये आ जाएगा 2 × 154 अपॉन 35, ये आ रहा है कि नहीं। इसको 7 से कट कर लो, ये 5, ये 2 और 2, ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या। अब देखो कितना आ जाएगा, 44 अपॉन 7। यहां तक बात क्लियर है क्या। चलो अब देखते हैं आगे भाई। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, डेल्टा ए की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, 6.2 के आसपास कुछ आ रहा है। तो अगर हम लोग लिखें a प्लस माइनस डेल्टा ए, तो a की वैल्यू कितनी थी, 154 प्लस माइनस 6.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है क्या। तो ये इस तरीके से इसको नोट कर लो। चलो अब देखना, अब इस पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। जैसे अगर मान लो किसी तरह के क्वेश्चन में परसेंटेज एरर पूछ लिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना। इफ z इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर अपॉन 5√c एंड परसेंटेज चेंज इन a, b and c is 1%, 2% and 3% respectively, then find percentage change in z। देखो फिर से सुन लो, z की वैल्यू दी है, z इक्वल्स टू क्या है, 2ab स्क्वायर अपॉन 5√c एंड परसेंटेज चेंज इन A, B and C is 1%, 2%, 3% respectively, then find percentage change in Z। बहुत आसान क्वेश्चन एक्चुअली में। देखो सुनो, 2 मिनट में वीडियो रोक के ट्राई कर लो पहले एक बार। कर रहे हैं क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से भाई। पहले ना डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो, क्या लिखेंगे, डेल्टा Z बाई Z, जो कांस्टेंट उसका कुछ लिखेंगे ही नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा A बाई A, पावर कोफिशिएंट 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B बाई B, प्लस पावर कोफिशिएंट तो 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा C बाई C। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या। अब अगर हम लोग पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले, तो सब परसेंटेज चेंज ये सब बन जाएगा। तो देखो ये परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है, परसेंटेज चेंज इन जेड पूछा ही जा रहा है। ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1%, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी, परसेंटेज चेंज इन बी कितना है, 2%, प्लस 1/2 परसेंटेज चेंज इन सी कितना दिया हुआ है, 3%, ठीक है। यहां तक तो कितना आ जाएगा, 5% प्लस 3/2%। तो यहां इसको अगर हम ऐड कर ले तो 5 2 10, 13/2% आ जाएगा किसमें, चेंज जेड में। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ऐसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, क्लियर। नोट कर लो इसको अच्छे से। चल यहां तक नोट कर लिए हैं क्या। अब देखना, अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है किसका, रेसिप्रोकल्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक। हमें अगर याद हो तो हम लोग 10th में रेजिस्टेंस पढ़े थे, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें हम लोगों को रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो तुम्हें समझ के रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज पढ़ते हैं। अब टोटल 2 चीजें ही बची रही भाई एरर में। एक होता है रेसिप्रोकल, तो फिर वहां एरर खत्म हो गया, एरर तो खत्म। फिर उसके बाद हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे चेंज को लेके, ठीक है। देखना सुनना, अब हम लोग फिलहाल किसकी बात करते हैं, अभी हम लोग बात करने चलते हैं रेसिप्रोकल की, ठीक है। देखो सुनो, अगर हम लोग रेसिप्रोकल्स के लेके चले, अगर मान लो कोई फॉर्मूला आया, लेट्स हम तुमसे बोले कि हमारे पास कोई टर्म है 1/x इक्वल 1/a प्लस 1/b, ऐसे करके सारे टर्म्स चल रहे हैं हम लोग के, ठीक है। इस तरीके से मान लो, तो अगर हम लोग को कभी भी परसेंटेज लिखना होगा ना, तो देखना तरीका क्या है। इसका तरीका है डेल्टा x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ डेल्टा b अपॉन बी स्क्वायर। अगेन ये ना वो डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन से ही आ रहा है कि लॉग लेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे,
बट जो फाइनली क्या आता है वो उसको समझा दे रहा है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। देखना सुनना ध्यान से, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको थ्रो क्लियर हो जाएगा सर। इफ 2 resistors of resistance 300 plus minus 0.2 ohm and 600 plus minus 0.4 ohm 0.3 ohm 0.3 ohm, then find equivalent resistance with limits of error if resistance are combined in नंबर 1। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो वीडियो रोक लो 5 मिनट के लिए और ट्राई कर लो तो पहले। अब ट्राई करने के बाद सुनना, ट्राई कर लिए हैं क्या, देखो सुनो भाई। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो सीरीज और पैरेलल के करेस्पॉन्डिंग बात कर रहे होंगे। तो देखना, जैसे अगर हम बोले पहले वाले केस को लेकर चलते हैं सीरीज के लिए, तो अगर हम आर इक्विवेलेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाले तो सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 900 आ रहा है क्या, 900 ओम, ठीक है। अच्छा, अगर हम डेल्टा आर इक्विवेलेंट लिखे तो ये फॉर्मूला तो सिंपल A प्लस बी वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो डेल्टा R1 कितना है 0.2, डेल्टा R2 कितना है 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 ओम। तो अगर हम R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट उसके लिमिट ऑफ एरर के साथ लिखें तो ये कितना आ जाएगा 900 प्लस माइनस 0.5 ओम। यहां तक बात क्लियर होगी क्या? तो ये इस तरीके से है। बोले सर ठीक है। अब जो मेन कहानी है ना, वो मेन कहानी है किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो अब देखो उस पर फोकस करते हैं। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, पहले हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। तो हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं। तो 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/600 प्लस 1/300। पहले 300 था क्या थे, तो 1/300 प्लस 1/600, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट लिखे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या होता था, अगर याद हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है क्या, तो 300 इंटू 600 अपॉन 900 हो जाएगा क्या ये। तो यहां से सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये 200 ओम, ठीक है। अब देखना, अब हम लोग को चेंज या एरर लिखना है। तो देखो क्या आएगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, यही आएगा क्या। अच्छा, हम लोग जब डेल्टा आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, तो देखना अब हम लोग यहाँ वैल्यूज रख लेते हैं। देखना सुनना, अगर हम डेल्टा आर इक्विवेलेंट लिखें इक्वल, देखना तो भाई हम लोग इस सबको इधर भगा दे रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1, ठीक, प्लस इसको डिवाइड कर लिए आर इक्विवेलेंट अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा R2, ठीक है। अच्छा देखो भाई, आर इक्विवेलेंट कितना है 200, R1 कितना था 300, तो कितना आएगा 2/3, तो 2/3 होल स्क्वायर। डेल्टा R1 कितना था, डेल्टा R1 0.2 था क्या, प्लस आर इक्विवेलेंट कितना है 200, R2 कितना था 600, तो ये 1/3 आएगा क्या, बताओ, सही है ना। तो यहां से कितना जा रहा है ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे डेल्टा R2 की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा R2 है 0.3, सही है क्या सब कुछ। तो देखो अब यहां से हम लोग ध्यान दे इसको, तो आ जाएगा 4/9 इंटू 0.2 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ, ये 0.3 अपॉन 9, सही है क्या। यहाँ अगर हम लोग देखें तो 0.8 प्लस 0.3 होल अपॉन 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.1 अपॉन 9 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से हो जाएगा ये सॉल्व। अब देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1
2, यही आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ गया डेल्टा आर इक्वलेंट। इसका मतलब कि अगर हम आर इक्वलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वलेंट लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा 200 प्लस माइनस 0.12 ओम। क्लियर हो रही है बात? नोट कर लो इसको अच्छे से। देखो अब यहां तक कि हम लोग बात कर लिए भाई। अब देखना थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। अब इरर तो हो गया। अब इरर का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तुमसे बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए। अब थोड़ा एक और बेसिक बात है, वो यहाँ का तो नहीं है बट बच्चे जनरली उससे कंफ्यूज होते हैं, जैसे हम तुमको यहाँ सिखा देना चीज को, ठीक है। जैसे अगर कभी भी चेंज बोला जाएगा, ठीक है, चेंज और इरर में बहुत अलग अलग चीज है। जैसे हम तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दें, मान लो लिखा हुआ है x इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी, ठीक। तो अगर हम बोले कि चलो इसमें इरर लिखो, इरर, ठीक है, तो देखना इरर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस और डेल्टा सी अपॉन सी। सही है। लेकिन अगर हम लोग जब चेंज की बात करेंगे ना, चेंज, तो उस केस में ना साइन मेंटेन रहता है। जैसे तुम सोचो यहाँ माइनस आया था कि नहीं, लेकिन हम मैक्सिमम पॉसिबल के लिए इसको प्लस किए थे, लेकिन चेंज में साइन मेंटेन रहता है। मतलब अगर हम डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल लिखे तो डेल्टा ए बाई ए प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई बी, और यहाँ पे तब माइनस ऑफ डेल्टा सी बाई सी ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है। तो अगर तुमसे बोला जाए कि भाई चलो इरर के बारे में बताओ, इरर, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल, देखना यहां हो जाएगा क्या, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन सी बी, और मैक्सिमम पॉसिबल के लिए डेल्टा सी बाई सी प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर इसी केस में चेंज हम लोगों से बोला जाएगा तो लिखेंगे क्या, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी माइनस ऑफ डेल्टा सी बाई सी। मतलब वही अगेन बात कि साइन मेंटेन रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। लेकिन इरर के केस में हम लोग सबको पॉजिटिव कर लेते थे, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस। लेकिन अब इससे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि ये जो तुम चेंज का ये दोनों फॉर्मूला लिख रहे हो ना, ये केवल तभी वैलिड है, वैलिड ओनली व्हेन चेंज इज स्मॉल, चेंज इज स्मॉल, ठीक है। जैसे 5%, 2%, 1% ऐसे परसेंटेज चेंज हुआ है तो हम लोग इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज 10%, 20%, 50% ऐसे रहेगा तो फिर चेंज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं जो हम लोग पढ़ के आए। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम लोग एकदम बहुत छोटी क्लासेस में पढ़े हैं ना, वो यूज करना पड़ेगा। देखो हम उस पे बेस्ड एक बड़े परसेंटेज चेंज वाला एक छोटा सा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे बोला गया, इफ, क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज changed by 50%, then find percentage change in काइनेटिक एनर्जी। मान लो ये पूछा गया, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। मास के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मास फिक्स है अच्छे से। अब देखो अगर कभी भी परसेंटेज चेंज पूछा जाएगा, देखना सुनना, तो ये तो बड़ा परसेंटेज चेंज है कि नहीं। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई नई वैल्यू निकालो, उसमें से पुरानी वैल्यू माइनस करो, अपॉन पुरानी वैल्यू इंटू 100%। मतलब न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। यहाँ पे ये जो n है वो बता रहा है न्यू को, ये जो o है वो बता रहा है ओल्ड को, ठीक है। जैसे देखो भाई पहले कुछ मान लो, पहले कितना था v, अब कितना हो गया। तो अगर हम लोग v डैश निकाले तो v प्लस 50% का मतलब 50v बाई 100, इसको कटपिट कर लेंगे 2, तो जो नया वाला v है वो 3v बाई 2 आ गया कि नहीं। पुरानी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बताओ, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर हम नई काइनेटिक एनर्जी को लिखें, नई काइनेटिक एनर्जी लेट्स से k डैश, तो मास तो बदला नहीं, v डैश का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा m बाई 2। v डैश कितना, देखो v डैश तो 3v बाई 2, तो देखना स्क्वायर करेंगे तो 9v स्क्वायर बाई 4 हो गया कि नहीं। तो अब देखो अगर हम लोग को परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज देखना, तो अगर हम परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले कि भाई परसेंटेज चेंज कितना हो काइनेटिक एनर्जी में, तो देखो न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू देखना m बाई 2 9v स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ mv स्क्वायर अपॉन ओल्ड वैल्यू हाफ mv स्क्वायर इंटू 100%, ठीक है। तो देखो
हाफ एम बी स्क्वायर तो कॉमन होगी, कैंसिल। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 9/4 - 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/4, तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू 100%। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये कितना आ रहा है बताओ, यह आ जाएगा 125%। तो इतने परसेंट का चेंज आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? ये तुम्हें अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। अब बात यह आती है कि सर अगर स्मॉल चेंज होता तब, जैसे मान लो कि यहाँ पे 50% का चेंज ना होके 4% का चेंज होता, तो बहुत स्मॉल चेंज हो गया कि नहीं। स्मॉल चेंज होगा तो तुम अपने वापस उसी चीज पे आ जाओ, जैसे हम लोग एरर लिखते थे। बस यही रखना कि अगर माइनस आ रहा होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस आ रहा होगा तो प्लस ही लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कांस्टेंट को गायब कर देते थे, डेल्टा के बाई के, एम भी डेल्टा के बाई के, मास भी तो फिक्स है ना, क्योंकि मास का एरर के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो मास को फिक्स मान लेंगे तो वो भी गायब हो जाएगा कांस्टेंट में। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी, और अगर हम लोग यहाँ दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये परसेंटेज चेंज इन वी बन जाएगा कि नहीं। तो देखो वी में कितने परसेंट का चेंज है, 4, तो 4 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आंसर कितना जाएगा 8%। बात समझ में आ रही है। तो अगर स्मॉल चेंज होगा तो जैसे एरर में करते थे ना वैसे ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन केवल क्या चेंज होगा, बस ये चेंज होगा कि साइन जो भी आ रहा होगा वो हम लोग वही यूज करेंगे, ठीक है। अगर चेंज के लिए चल रहा है तब, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बड़ा परसेंटेज चेंज आ गया तो फिर यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100%। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या? तो इसको अच्छे से देखना। एरर हम थोड़ा, ये जो वीडियो वो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करें, तो कोशिश करो कि 1-2 बार और अच्छे से वीडियो को देखो, और इसको हम लोग यहाँ तक ही बस करते हैं, ठीक है। तो एरर में इतना ही रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का एरर एनालिसिस जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू।